नमस्कार, बिहार टू वर्ल्ड क्रांति न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का पीजीआई चंडीगढ़ में निधन। कोरोना निगेटिव आने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना निगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उनकी मौत हो गई। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की पत्नी का कोरोना से निधन अंतिम संस्कार में नहीं हो पाए थे शामिल। इसी हफ्ते पत्नी की मौत हो जाने के बाद वे मिल्खा सिंह अपनी पत्नी के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि वह खुद भी आईसीयू में भर्ती थे। 18 जून की रात 11:30 बजे वे स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया है। आपको बता दें कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह साल 1960 में हुए रोम ओलंपिक की 400 मीटर दौड़ के फाइनल मैच में चौथे स्थान पर रहे थे। भारतीय खेल का जब भी जिक्र होगा, मिल्खा सिंह का नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में लिखा जाएगा। वह देश के पहले ट्रैक एंड फील्ड सुपरस्टार रहे थे। मिल्खा कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। उनका यह रिकॉर्ड 52 साल तक कायम रहा। डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पुनिया ने 2010 में गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद विकास गौरा ने 2014 में सोने का तमगा हासिल किया था। मिल्खा सिंह के सोने के तमगे का खूब जश्न हुआ था। उनके अनुरोध पर तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। 12वीं बोर्ड के नतीजे प्रायोगिक परीक्षा के पूरे अंक मूल्यांकन में जुड़ेंगे। कक्षा 11वीं की प्रैक्टिकल अंकों को नहीं बनाया जाएगा आधार। 12वीं में विषय बदलने पर 11वीं के विषय को बनाया जाएगा मूल्यांकन का आधार। 12वीं के आंतरिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों से नहीं ली जाएगी परीक्षा। ताजमहल सुरक्षा के लिए होंगे कमांडो, पुलिसकर्मियों को मिलेगी ट्रेनिंग। एडीजी ने देखी व्यवस्थाएं। एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार सिंह ने शुक्रवार को ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों को कमांडो ट्रेनिंग के लिए चिन्हित किया जाए। यह कमांडो ताज में खतरे पर तुरंत मोर्चा संभाल लेंगे। इसके अलावा उन्होंने एंटी ड्रोन डिवाइस लगाने, येलो व रेड जोन में सुरक्षा पुख्ता करने को लेकर भी अधिकारियों के साथ मंथन किया। एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार सिंह ने येलो और रेड जोन को देखा। इसके बाद ताज के पीछे यमुना नदी किनारे सुरक्षा की जानकारी ली। एडीजी ने बैठक में कहा कि ताज में खतरे की सूचना पर तत्काल कार्रवाई के लिए कमांडो होने चाहिए, जो स्पेशल टीम के आने तक मोर्चा संभाल सके। इसके लिए पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया जाए। उनकी विशेष ट्रेनिंग लखनऊ में करवाने की व्यवस्था की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आसाराम अस्पताल में भर्ती आयुर्वेदिक केंद्र भेजने की याचिका का कोई मतलब नहीं। आसाराम के स्वास्थ्य पर हवाला देते हुए उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के हरिद्वार के नज़दीक आयुर्वेदिक केंद्र भेजे जाने के लिए याचिका डाली थी। कोरोना से सावधान, 1 साल रहेगा सेहत और जीवन को खतरा। अक्टूबर तक तीसरी लहर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर 3 से 17 जून के बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स का स्वास्थ्य जगत से जुड़े 40 विशेषज्ञों के बीच हुए सर्वे में बताया गया कि 85% विशेषज्ञों ने यानी 24 में से 21 का मानना है कि देश में कोरोना की अगली लहर अक्टूबर में दस्तक देगी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर 34 में से 24 यानी 70% विशेषज्ञों का कहना है कि नई लहर पहले की तरह नहीं होगी। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि यह लहर नियंत्रित रहेगी। इसका कारण तेजी से चलने वाला एसएस टीकाकरण अभियान है। दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार तेज होने के कारण लोगों में प्राकृतिक इम्यूनिटी भी बनी है। इसका लाभ दिखेगा। चुनाव की तैयारी। जेपी नड्डा ने दिया सरकार और संगठन में समन्वय का मंत्र। कुछ दिन फिर बाद होगा मंथन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संग हुई स्वतंत्र देव व सुनील बंसल की बैठक। फीडबैक के आधार पर संगठन की रणनीति पर हुई चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें फिर हुई तेज। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह 21 से 22 जून को 2 दिवसीय लखनऊ प्रवास के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार और संगठन से मंथन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन के प्रवास में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत की रणनीति पर भी बात होगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ से लेकर प्रदेश तक की कार्य योजना परंपरागत वोट बैंक के साथ पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को सीधे रखेंगे। सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे, प्रमुख विपक्षी दलों सपा बसपा की रणनीति की काट खोजने पर भी मंथन होगा। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार के साथ संगठन की भूमिका, सामाजिक सरोकार के कार्यों और संगठन की आगामी गतिविधियों या कार्यक्रमों की योजना भी तय की जाएगी।
पटना पुलिस को मिलेगी तीसरी आंख, वर्दी में बॉडी कैमरा में रिकॉर्ड होंगे उलझनों वालों कारनामे। बिहार की राजधानी पटना की पुलिस हाईटेक होने जा रही है। बिहार सरकार ने पटना पुलिस की वर्दी को हाईटेक बनाने का फैसला कर लिया है। पुलिस की वर्दी में बॉडी कैमरा लगाए जाएंगे। कैमरा ट्रैफिक पुलिस में तैनात अफसरों से लेकर छापेमारी के लिए की जाने वालों की वर्दी में फिक्स किया जाएगा। पुलिस में तैनात अन्य कामों के लिए जाने वाली कर्मियों की वर्दी में भी कैमरा लगेगा। मकसद है कि पुलिस से बहस करने वालों से लेकर अपराधियों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाए। फिलहाल में राजस्थान, दिल्ली, हैदराबाद और अन्य राज्य की पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरे का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस कर्मियों के वर्दी में बॉडी कैमरा लगाने की जानकारी पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इस कैमरे को उपलब्ध कराने को लेकर पुलिस मुख्यालय में एक प्रस्ताव भेजा गया है। बॉडी कैमरा लग जाने से पुलिस की छवि भी सुधारने में मदद मिलेगी। अगर कोई पुलिस पर किसी तरह का आरोप लगाता है तो कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर सब कुछ साफ हो जाएगा। साथ ही पुलिस से कोई उलझता भी है तो उसकी भी सारी हरकत उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। इस कैमरे के बारे में बता दें कि इसे पुलिस अधिकारी अपने कंधे या साइन के पास लगाकर रखते हैं, जिसमें पुलिसकर्मी की आवाज़ के साथ ही सामने घटित हो रही घटना भी रिकॉर्ड होती है। वही इसमें रिकॉर्ड हुई ऑडियो और वीडियो को जब तक डिलीट नहीं किया जाता है तो इसे लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इससे पहले पटना पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई हैं। साथ ही हाल ही में पटना के सभी चौकों, चौराहों से लेकर सड़कों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। ऐसे में पटना पुलिस को बॉडी वॉर्न कैमरा मिल जाता है तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। साथ ही पटना पुलिस और भी हाईटेक हो जाएगी। बिहार सामान्य वर्ग के युवा व महिलाओं को नीतीश सरकार देगी 10 लाख। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ नीतीश कुमार ने शुक्रवार को किया। इस योजना के तहत अब सामान्य और पिछड़ा वर्ग के युवाओं तथा सभी वर्ग की महिलाओं को भी उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक की मदद सरकार करेगी। इसमें 5 लाख अनुदान के रूप में मिलेगा, वहीं 5 लाख लोन होगा, जिस पर मात्र 1% ब्याज युवाओं को लगेगा। महिलाओं को कोई ब्याज नहीं देना होगा। लोन को 84 किस्तों में लौटाने की सुविधा होगी। 2 किस्तों में यह राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन योजनाओं की लॉन्चिंग पर कहा कि इससे महिलाओं और युवाओं में उद्यमिता, विकास एवं स्वराज को और बढ़ावा मिलेगा। कहा कि वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद से महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण को लेकर कई कदम उठाए गए। हम लोगों का शुरू से उद्देश्य रहा है कि महिलाएं सक्षम एवं आत्मनिर्भर बने। राज्य का विकास तभी होगा जब पुरुषों के साथ महिलाओं की भी भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, जिससे परिवारों की स्थिति सुधरी है। पुलिस बल के साथ साथ अन्य सरकारी सेवाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हमने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मियों का पदस्थापन अनिवार्य रूप से हो। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना से संबंधित www.udyami.bihar.government.in वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया। इस वेब पोर्टल पर योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन अपलोड किए जा सकेंगे। कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ ही उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भी मौजूद थे। राजमार्ग मंत्रालय अब बिना टेस्ट दिए भी बन सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस। ट्रेनिंग केंद्रों के लिए नियम अधिसूचित। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग केंद्रों के लिए नियम अधिसूचित किए। इन केंद्रों पर लोगों को उच्च गुणवत्तापूर्ण ड्राइविंग लाइसेंस दी जाएगी। टेस्ट में सफल लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय फिर से ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। उन्हें ड्राइविंग टेस्ट से छूट मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इन केंद्र पर ट्रेनिंग की तमाम सुविधाओं के साथ ही ड्राइविंग परीक्षण ट्रैक होगा, जिससे अभ्यर्थियों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि मोटर वाहन कानून 1988 के तहत इन केंद्रों पर रेमिडियल और रिफ्रेशर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 1 जुलाई 2021 से लागू होंगे। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि इस प्रकार के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों से वाहन चलाने का प्रशिक्षण पाने के बाद चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस पाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।